अस्सलामुअलैकुम। तो बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपको जो पेपर का रिव्यू या पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ वो है पेपर 5। ठीक है। पेपर 5 बेसिकली एनालिसिस या डिज़ाइनिंग कहलाता है। ठीक है। आप इसे कहते हैं डिज़ाइनिंग, एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड सो ऑन, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसका हो जाए, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता हो ये हो क्या रहा है, ये होता क्या है। देखो, आप ए लेवल्स में आकर के दो पेपर्स देते हैं। एक होता है P4 जिसकी वेटेज होती है P4 जिसकी वेटेज होती है 38%। और एक होता है P5, ये जो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसकी वेटेज होती है 12%। तो यूं समझ लो कि आपके ए लेवल्स ग्रेड के लिए ऐसा नहीं है कि P5 की वजह से आपका ग्रेड खराब हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि P5 आपके P4 के ग्रेड को सपोर्ट ज़रूर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को P5 भी उसी दिल से करना चाहिए जैसे वो P4 करते हैं। ये टोटल हो गई बेटा 50%। और आपका जो रिमेनिंग 50% होता है वो वही इंक्लूड होता है जो आपने AS के अंदर किया हुआ है, या जो आपका ग्रेड आया है, दैट इज़ 50% ऑफ योर रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेड। तो P5 12% का होता है। P5 के लिए एक तो पहली बात समझ में आ गई आपको कि ये 12% होता है आउट ऑफ 50% टोटल। और ये 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होता है। इसमें आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे बेटा। 30 मार्क्स का पेपर होता है। और यूजुअली ज़रूरी नहीं है, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि इसमें ना 2 क्वेश्चंस आते हैं। कुछ केसेस में उसने ऐसा भी किया है कि 2 की जगह 3 क्वेश्चन दे दिए। वो नहीं, कभी कभी शॉर्ट करके क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है तो वो भी कर लेता है। लेकिन अगर हम जर्नल बात करें, यूजुअली बात करें, तो ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। जर्नली इसके 2 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, पहले तो चलो सीक्वेंस था। पहला क्वेश्चन जो था वो डिजाइनिंग का था और दूसरा एनालिसिस का। कुछ अरसे से उसने अपने सीक्वेंस को ही फॉलो करना छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अक्सर बच्चों से कहा करते थे बेटा कि जो P5 का सेकंड क्वेश्चन है वो ग्राफ रिलेटेड होता है, और P5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होता है कि आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। एक लैब दी गई है, आपको बोला कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो। लेकिन ना, अब आपको क्वेश्चन 1 के अंदर भी ग्राफ नजर आएंगे। क्वेश्चन 2 में तो होते ही होते हैं, क्वेश्चन 1 में भी देना शुरू कर दिया। तो वो जो छोटा सा एक सीक्वेंस बच्चों को हम बताया करते थे कि बेटा शायद इस तरह की चीजें आपको देगा, वो भी उसने खत्म कर दी। मतलब अब आपको कुछ नहीं पता वो कहाँ से देगा। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आपको जो A2 की नॉलेज है वही वाले एक्सपेरिमेंट दें, वही वाले सवाल पूछें। हम सिलेबस से बाहर का सवाल भी आपको दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि P5 के अंदर आपको A2 केमिस्ट्री की नॉलेज से काम नहीं चलेगा, बल्कि केमिस्ट्री की नॉलेज से काम चलेगा। यानी आपको O लेवल से लेकर के A2 तक आपने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है वो सब, फिर भी उसके बावजूद वो आपको ऐसे सवाल दे देगा जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। जैसे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताऊं। एक दफ़ा इसने ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजरमेंट का सवाल दे दिया। है ही नहीं, हमको सिर्फ ये पता है ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं, दैट्स इट।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी और एनन शोमर्स, ख़त्म हुआ। लेकिन उनकी मेजरमेंट कैसे होती है, उनके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन होता है, वो भी पूछ लिया। अच्छा, अब इसमें मैं बच्चों को ये बोलता हूँ यार हौसला रखो, ज़्यादातर मोस्टली वो आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज में से ही सवाल देता है ज़्यादातर। लेकिन ना अगर कोई बच्चा ये समझ ले कि नहीं जो मेरे पास कि मैंने पढ़ी है A2 में बस वही देगा, ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अब तो उसने वो भी मिक्स कर दिए हैं कि कौन सा डिज़ाइनिंग का है कौन सा एनालिसिस का है, सब जगह कुछ भी मिक्स करके दे देता है। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें समराइज करके बताता हूँ। डिज़ाइनिंग के लिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने AS लेवल के प्रैक्टिकल्स भूल गए तो आपको क्वेश्चन 1 में बहुत प्रॉब्लम होगी, डिज़ाइनिंग वाले को बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब वो आपसे एपरेटस के नाम पूछता है, उन एपरेटस के यूजेस पूछता है, उनकी एक्यूरेसी पूछता है, उनके परसेंटेज एरर्स पूछता है, आपसे प्रिपरेशन और डाइल्यूशन के सवाल पूछता है आपसे। ये सब क्वेश्चन 1 के अंदर होते हैं और ये सब किससे रिलेटेड है, आपके AS से रिलेटेड। A2 अगर आपकी मैथ्स अच्छी है केमिस्ट्री के साथ साथ, यानी केमिस्ट्री प्लस मैथ्स अच्छी है, तो फिर हम क्वेश्चन 2 ज़रा आराम से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वो ग्रेडियंट्स वगैरह निकालने को बोलता है और ग्राफ वगैरह के और टेंजेंट खींचो और ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सवाल पूछता है क्वेश्चन 2 के अंदर। तो मसला ये है कि अगर आप कोई एक चीज़ स्पेसिफिक याद रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बच्चों को थोड़ा गाइड करता हूँ कि यार आपको कम से कम अपने जैसे जो कोर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको क्या क्या अच्छा आना चाहिए। तो मैं अगर P5 के क्वेश्चंस को थोड़ा कैटेगराइज करूं तो आपको जो कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे वो 3 टॉपिक से मिलेंगे। सबसे पहला कॉमन जो क्वेश्चन आपको मिलेगा टॉपिक का वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन ये कॉमन मिलेगा। दूसरा जो कॉमन टॉपिक आपको मिलता है आपके P5 के अंदर बेटा वो है एनर्जेटिक्स का। अब एनर्जेटिक्स में सब आ जाएगा, डिकम्पोजिशन हो गया, इंथैल्पी चेंजेस हो गई, हेसिस लॉ हो गया, सब आ जाएगा। तीसरा कॉमन जो टॉपिक आपको यूजुअली आपसे पूछता है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स का, रेट ऑफ रिएक्शन वाला। इसके अलावा उसने कुछ क्वेश्चंस पीएच कर्व्स वगैरह के पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे हुए हैं, तो वो फिर वो बहुत कम है, रेयर है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। टाइट्रेशन से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, एनर्जेटिक्स से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स ये कॉमन है। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले एम्फेसाइज करता हूँ अपने पहले वाले टॉपिक यानी टाइट्रेशन की बात करता हूँ। ठीक, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि चीज़ें आपको स्टार्ट करने से पहले समझ में आए और एटलीस्ट आपको पता तो हो ना कि मुझे कितनी प्रिपरेशन करनी है, मुझे कहाँ तक जाना है, एटलीस्ट ये आइडिया तो आपको हो जाएगा ना। तो सबसे पहला जो कॉमन टॉपिक आपको P5 के अंदर मिलता है वो है टाइट्रेशन। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या मतलब, देखो टाइट्रेशन के अंदर यूज होने वाला हर एपरेटस आपको पता होना चाहिए, सारे क्या क्या यूज होते हैं। टाइट्रेशन के अंदर आप जितने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं और जिन जिन एपरेटस में प्रिपेयर करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। टाइट्रेशन के अंदर जब आप कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस को डाइल्यूट सॉल्यूशंस बना करके यूज करना चाह रहे हो तो आपको डाइल्यूशन फैक्टर्स वगैरह पता होनी चाहिए, आपको सीरीज डाइल्यूशंस वगैरह पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर इसको एक हायर कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करूं तो मैं एपरेटस क्या यूज़ करूंगा, तरीका क्या होगा, लिखने को बोलता है। टाइट्रेशन के अंदर आपको ब्यूरेट के, आपको मेजरिंग सिलेंडर के, और जब आप कोई मास वास वे करते हैं तो इन सब में परसेंटेज एरर्स वगैरह भी पूछता है आपसे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है टाइट्रेशन, बहुत बड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ ताकि चीज़ समझ में आए। मुझे लगता है टाइट्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1, मैं उसको ABCD करके करूँगा। A वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन।
प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में 3 मार्क्स का ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपको नजर आएगा। हाउ वुड यू प्रिपेयर द फलाना फलाना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया और मैं आपसे कहता हूं कि हाउ वुड यू मेक 0.3 मोलर, मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब, 0.3 मोलर aqueous sodium carbonate solution in 250 centimeter cube। अब देखो ये आपको लिखना है पेपर में। ये पूरी बात आपको 3 मार्क्स की मिलती है और वो आपको बोलता है इस पूरे प्रोसेस को लिखो। हाउ वुड यू प्रिपेयर। तो मेरा ख्याल है मैं एक ही चीज से 2 काम कर सकता हूं बहुत आराम से। देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2 बातों को पहले मेक श्योर करते हैं। नंबर 1, उसने आपको सी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। उसने आपको वी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, 2 चीजें आपको दी हुई। अब सवाल यह है कि इस कॉन्सेंट्रेशन का इस वॉल्यूम में बनाने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे एपरेटस क्या क्या चाहिए। तो जो छोटे छोटे एपरेटस हैं वो तो साथ साथ आते रहेंगे, बट इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एपरेटस मुझे यूज करने चाहिए वो क्या है देखिएगा। मैं उसको लिस्ट करता हूं। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस के बाद बीकर होना चाहिए, मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर की बोतल होनी चाहिए, मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होनी चाहिए, मेरे पास फनिल होनी चाहिए। अब देखें, जब मुझे वो कहेगा कि यार ये सॉल्यूशन बनाओ, तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए। ये चीजें तो मेरे को चाहिए, इसके बगैर मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स कैसे लिखते हैं वो समझाता हूं। शुरू में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, फिर हम जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि जब हम पेपर डिस्कस करें तो यहां पर टाइम ज़ाया नहीं करें। इसीलिए बच्चों को शुरू में सब कुछ बता देता हूं ताकि पेपर डिस्कस करते वक्त टाइम ज़ाया ना, वहां फटाफट काम करते रहे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.3, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.25, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं ना, n इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो मैंने लिखा 0.3 इंटू 0.25, तो मेरे पास मोल्स आ गए 0.075। ये आ गए मेरे पास सोडियम कार्बोनेट के मोल्स। सोडियम कार्बोनेट का मास होता है 106। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 106। मैं फॉर्मूला यूज करके मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से वो मास निकाल सकता हूं जो मैं यूज करूंगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। बेटा मोल्स आपके पास थे 0.075 है ना, ये 0.075 मल्टीप्लाई बाय बेटा 106, 0.075 ही है ना, देखो दोबारा चेक करो गड़बड़ ना कर दूं। सही है, मल्टीप्लाई बाय मैंने लिखा 106। कैलकुलेशन जरा देख लिया करो, ये मेरे पास आ गया बेटा 7.95 ग्राम। 7.95 ग्राम आ जाए। अब जो कुछ मैं आपको बताऊंगा उसे हमें लिखना है। देखो, आपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस पर, जो आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे उस बीकर को रख दें जिसमें आप मास वे कर रहे हैं। अच्छा, आपने अक्सर मार्किंग स्कीम में देखा होगा, जब आप मास वे करते हैं तो उसके लिए वो एपरेटस पूछता है या कोई भी जो भी चीज आप लिखते हैं वो वेइंग बोट लिखता है। यहां पे हम ऐसा नहीं करते, एक छोटा सा काम करते हैं, जरा देखिएगा मैंने क्या किया। एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर गौर से देखते जाइएगा ताकि बात समझ में आ जाए आपको, क्योंकि मैंने कहा ना एक दफा यहां डिटेल से पढ़ लो तो फिर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो टाइम जाया नहीं करेंगे। आपने क्या किया,
7.95 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे वे करके उसे बीकर में डाल दिया, कर दिया हमने। अच्छा, हम अक्सर ये भी कर रहे होते हैं कि भाई चलो जितना मास हमने वे किया फिर रिमेनिंग बचा वो निकाल लो। उससे अच्छा ये होता है कि आप बीकर को डायरेक्ट उस पर रखें और जितना मास वे करना है वो कर लें। अब उसका फायदा क्या है? फायदा देखिए, मैंने जब ये मास वे कर लिया तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाला, थोड़ा सम डिस्टिल वाटर, ताकि ये डिजोल्व हो जाए। अब जब ये डिजोल्व हो गया बेटा, तो मैंने इसे 250 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला। देखिएगा आप, ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और ये वो मार्क लगा हुआ है जहां तक फिलअप करने से वो 250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब मैंने किया क्या, देखिए, मैंने इसे डिसॉल्व करने के बाद, सही है, विद द हेल्प ऑफ फनिल, मैंने यहां पर मैंने फनिल की हेल्प से इसके अंदर ये कंटेंट्स डाल दिए। ये तो हो गया पहली मर्तबा। अच्छा, दूसरी मर्तबा मैं क्या करूंगा, इसमें दोबारा से डिस्टिल वाटर डालूंगा। ऐसा वो इसलिए कहता है कि यार हो सकता है पहली मर्तबा जब आपने यूज किया हो उसमें से कुछ कंटेंट्स रह गए हो, कुछ सोडियम कार्बोनेट वॉल ऑफ द बीकर के साथ चिपका रह गया हो, तो आप एक दफा उसे रिंस करके वापस से उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देते हैं। डाल दिया। अब आप इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को डिस्टिल्ड वाटर के साथ मार्क तक फिल कर दें। जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा बेटा वो 0.3 मोलर का होगा, ये कह रहा हूं। इसे आपको पेपर में लिखना है, तो मैं आपको ना एक दफा लिख के जरा समझा दूं। जरा हमने करना क्या है, देखो, मैंने कहा बेटा पहला स्टेप, वे 7.95 ग्राम ऑफ sodium carbonate with the help of electrical balance, पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर 2, dissolve sodium carbonate in some, DW का मतलब distilled water, in some distilled water and transfer solution into 250 centimeter cube of volumetric flask. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तो हो गए। तीसरे में बेटा, रिंस द बीकर विद सम मोर डिस्टिल वाटर and transfer it into volumetric flask. Now the last point. Fill the volumetric flask with distilled water up to the mark. ये हो गया पहला पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। 3 मार्क्स का सवाल आपसे पूछता है बेटा, तो आप करेगा क्या पेपर में? सिंपल बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, 250 की जगह 500 दे दे, 200 दे दे, वो आप कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सोडियम कार्बोनेट पूछे, हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ रहा हो, तो इन में से कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, बट तरीका यही रहेगा।
अब मैं इसी का, जैसे मैंने ए बताया, मैं इसी को कंटिन्यू करके ना दूसरी वाली बात इसी में कंटिन्यू कर लेता हूं, और वो क्या है, डाइल्यूशन, बी। अक्सर 3 मार्क्स का एक और सवाल आपसे पूछता है टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस में, डाइल्यूशन बेटा। डाइल्यूशन। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, देखिए डाइल्यूशन में सपोज करो आपने ऊपर एक सॉल्यूशन बनाया था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.3, इसी को कंटिन्यू करता हूं। अब आपको बोलेगा एक स्टूडेंट ने 0.3 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाया, बट अब उसे नहीं चाहिए 0.3 मोल पर डीएम क्यूब का सॉल्यूशन, उसे चाहिए 0.2 मोल पर डीएम क्यूब का सॉल्यूशन। अब वो क्या करे, सुनिए। तो अब सपोज करो मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिखता हूं तो मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे how would you prepare 0.2 molar solution in 250 centimeter cube from 0.3 मोलर? ठीक है, ऊपर हमने कितना सॉल्यूशन बनाया, 0.3 बनाया। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए था 0.3, मुझे 0.2 चाहिए था, मैंने मिस्टेक कर दी। क्या मैं उस 0.2 को 0.3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, सॉरी 0.3 को 0.2 में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ, डाइल्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल। देखो, मुझे उम्मीद है ये आपने ऐसे कई जगह किया हुआ है। देखो इसका इसका जो वो है तरीका है सॉल्व करने का, वो क्या है, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया गया था एएस में भी, ओ लेवल्स में भी बेटा, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। पता है, जब हमारे टीचर्स हमें ये सिखाते थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है, उन्होंने हमें ना इसको रट्टा नहीं लगवाया, बल्कि उन्होंने हमें एक चीज़ समझाई। उसने हमें बोला C1V1 C2V2 को पढ़ो। कैसे पढ़ो, कि इस कॉन्सेंट्रेशन का कितना वॉल्यूम यूज करूं कि इस कॉन्सेंट्रेशन का इतने वॉल्यूम में बन जाए। कितना आसान हो गया, उससे मुझे आज तक याद है कि मुझे ये का फॉर्मूला कभी नहीं भूलता, कि इस कॉन्सेंट्रेशन का कितना वॉल्यूम लूं कि इस कॉन्सेंट्रेशन का इतने वॉल्यूम में बन जाए। अब मैंने जो बोला मैं उसे जरा लिख दूं यहां। एक्चुअली ये आपके पास गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, गिवन, जबकि ये आपकी टारगेट कॉन्सेंट्रेशन है। इसी तरह आपका V2 जो होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वॉल्यूम होता है। आप कितने सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, जबकि V1 आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होता है। अब मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करके समझाता हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को दोबारा देखिए बेटा, 0.3 मोलर का मैं कितना वॉल्यूम ट्रांसफर करूं कि 0.2 मोलर का सॉल्यूशन बन जाए 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इसका जवाब भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि आपने चेंज ही नहीं किया। तो V1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 0.3। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं बेटा, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 0.3। ये आ गया 166.6 सपोज। तो वैसे तो इतना नहीं होता, ये मैं मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा मैंने इतना ज़्यादा कर दिया, 166.7 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा पर्पस है आपको सिर्फ उसकी लॉजिक समझाना। अब इसका मतलब क्या है, इस 166.7 का मतलब क्या है, ज़रा मतलब समझिए। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास एक बीकर में 0.3 मोलर सॉल्यूशन रखा हुआ और आपसे कहा जाए कि आप 250 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करें, 250
50 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करें और इसमें इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके 0.2 मोलर बना दें, तो आप क्या करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। आपने इस बीकर में से इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 166.7 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफर करना है और इतना सॉल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद आप इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को डिस्टिल वाटर के साथ फिलअप कर देंगे मार्क तक। अब ये जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा इतना सॉल्यूशन ट्रांसफर करने से और डिस्टिल वाटर को फिल करने से उसके मार्क तक जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी वो होगी 0.2। अब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज 0.2। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। इसे ना पेपर में लिखना होगा। अब ये तो खैर बहुत ज्यादा है, खैर मतलब तो नहीं होता, वो मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन की तो शायद थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखिएगा। ट्रांसफर 166.7 centimeter cube of 0.3 molar solution with the help of apparatus का नाम लिखना जरूरी है। सपोज करो मैं बोल रहा हूं ब्यूरेट, with the help of ब्यूरेट आपने 166.7 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफर किया with the help of ब्यूरेट into 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक मार्क तो शुरू की कैलकुलेशन का मिल जाता है और 2 पॉइंट आपको 2 लिखने का मिल जाता है। नाउ अब आपने क्या किया बेटा, फिल अप द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विद डिस्टिल वाटर अप टू द मार्क। आप इसे मार्क तक फिलअप कर दें। अब जो आपका सॉल्यूशन बन गया वो ये होगा। तो ये टाइट्रेशन के अंदर 2 कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको बताया डाइल्यूशन। आते हैं तीसरे एक बात पे, थर्ड बात पे, ठीक है। कोशिश करता हूं सारी चीजें एक एक करके समराइज करता जाऊं बेटा, आपको बात समझ में आ जाए। तीसरी बात जो आपको टाइट्रेशन के अंदर ख्याल रखनी पड़ती है वो है मीन एवरेज वॉल्यूम। पता है आप ओ लेवल से ये सब कुछ करते हुए आ रहे हैं। जो ब्यूरेट में होता है उसे लोग टाइटर वॉल्यूम भी कहते हैं, पता है, टाइटर। हाँ सी होगा, बिल्कुल होगा। ये होगा सी, वो 3 को मैंने सी बोल, तो टाइटर वॉल्यूम भी कहते हैं इसको। अच्छा आपको याद होगा आप टाइट्रेशन करते हैं तो आप ब्यूरेट से 3-4 दफा टाइट्रेशन करते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं। एवरेज या मीन वॉल्यूम आप किनका लेते हैं? क्लोज रीडिंग, सही है। तो वो छोटी सी बात, 2 और 3, ज्यादातर 2 ही होता है, 3 भी हो सकता है। 3 वेरी क्लोज्ड रीडिंग्स are used for मीन वैल्यू। वो आपको पता होगा कि कौन सी चीजें ज्यादा क्लोज आ रही हैं। इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे ओ लेवल में हम बच्चों को बोलते हैं बेटा कि जो आप टेबल बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाने को भी देता है, फाइनल माइनस इनिशियल वाला, वही सब कुछ होता है एज इट इज, वही टाइट्रेशन वाली चीजें जो आपने एएस में प्रैक्टिकल्स में भी की हैं। बस एक बात का ख्याल रखें, आपको एएस में भी बोलता है आप जितनी रीडिंग्स लेंगे वो 2 डेसिमल प्लेस तक लिया करें बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन कभी अगर 0 भी लिखा हुआ हो ना तो 0.00 लिया करो। सपोज करो 25.1 लिखा हुआ है तो आपने 25.10 लिखा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है। आगे चलिए। अच्छा अब इसके साथ ना 2 बातें,
मीन और एवरेज वॉल्यूम या टाइट्रेशन के अंदर दो, आपसे ना दो सवाल पूछता है, बच्चे उससे मिक्स कर देते हैं। कभी कभी आपको बोलता है कि हाउ वुड यू ऑब्टेन वन एक्यूरेट टाइट्रेशन रीडिंग, यानी मैं लिख दूं ताकि आप परेशान ना हो। कभी कभी आपसे पूछता है वन एक्यूरेट टाइट्रेशन रीडिंग, कभी कभी ये पूछता है आपसे। अच्छा, कभी कभी बोलता है हाउ वुड यू बी श्योर, सही है, द टाइट्रेशन रीडिंग्स आर करेक्ट और दिस, सही है। तो हाउ टू बी श्योर अबाउट रीडिंग, ये दो अलग अलग चीजें। देखो बेटा, जब आपको श्योरिटी चाहिए हो कि आपने अपनी टाइट्रेशन रीडिंग्स बिल्कुल सही की हुई है, सही है, आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया हुआ, तो उसके लिए क्या है कि आप सिर्फ एक टाइट्रेशन परफॉर्म करके उस पर रिलायबल हो सकते हैं, या वो आपकी रिलायबल रीडिंग्स दे सकता है, नहीं ना। यानी जब आपको श्योरिटी चाहिए हो कि नहीं मैं टाइट्रेशन सही कर रहा हूं, तो आपको एटलीस्ट 2 3 4 टाइट्रेशंस करनी चाहिए। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन किससे है बेटा, रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, मैंने इसलिए यहां टाइट्रेशन लिखा, एक्सपेरिमेंट लिखा, कि बहुत सारी जगहों पर वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से ये सवाल आपसे पूछ लेता है कि यार ये बताओ, हाउ वुड यू बी श्योर कि आपकी रीडिंग सब सही है, कैसे पता चला तुम्हें, हाउ डू यू नो दैट। तो हम अगर रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स को तो हमें ज्यादा श्योरिटी होगी। अगर सेम रीडिंग्स आ रही हो बार बार, इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई एक चीज। अच्छा, ये जो वन एक्यूरेट टाइट्रेशन रीडिंग है, इसकी लॉजिक थोड़ी डिफरेंट है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात याद दिलाऊं, डू यू स्टिल रिमेंबर कि द फर्स्ट टाइट्रेशन रीडिंग वाज पायलट रीडिंग और रफ रीडिंग। जब आप टाइट्रेशन करते थे तो जो पहली रीडिंग थी उसको क्या बोलते थे, रफ रीडिंग या पायलट रीडिंग बोलते थे। सो अभी जरा बात समझिएगा, फर्स्ट टाइट्रेशन रीडिंग इज, कुछ लोग इसको पायलट रीडिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको रफ रीडिंग बोलते हैं। इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा ये वन एक्यूरेट टाइट्रेशन रीडिंग का मतलब क्या होता है। देखो हम करते क्या है टाइट्रेशन में, काश आपको वो आपका एएस वाली बात याद आ जाए। ये देखिए बेटा, जरा मेरा साथ दीजिएगा। ये ब्यूरेट है, ठीक है। मैंने एक टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। यहां पे है सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए, और नीचे फ्लास्क है बेटा, उस फ्लास्क में है सॉल्यूशन बी। इंडिकेटर डाला, कुछ भी डाला, स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या जरा देखिएगा। पता है मैं करूंगा क्या, सपोज करो मैंने इस ब्यूरेट को फिलअप किया हुआ है 0 तक, सपोज कहां तक फिलअप किया हुआ है, 0 तक। अब होगा क्या जरा समझे। मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्यूरेट से फ्लास्क में 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऐड किया, डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से हिलाया, सही शेक किया ताकि यूनिफॉर्म हो जाए वो। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दोबारा ऐड किया, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दोबारा ऐड किया, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दोबारा ऐड किया, करता गया करता गया करता गया। सपोज करो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब तक ऐड किया तो 24 सेंटीमीटर क्यूब तक कोई कलर चेंज नहीं आया, सपोज। अब मैंने जैसे ही 25 सेंटीमीटर क्यूब डाला, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब डाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कलर चेंज आ गया। अब थोड़ा सोचो, मुझे क्या समझ में आई, मुझे ये समझ में आई कि मेरी जो रीडिंग है, जो मेरी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, या मैं जो टाइट्रेशन करने जा रहा हूं, उसका एंड पॉइंट या कलर चेंज कहां, किस रेंज में आएगा, 24 से लेके 25, यही आएगा।
अब देखो मैं करूंगा कि ये हो गई मेरी रफ रीडिंग। सपोज करो मैंने पहली रीडिंग ले ली 25 सेंटीमीटर क्यूब। पता है मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, अब इस टाइटेशन को रिपीट कर, मैं इसी ब्यूरेट को सपोज करो बेटा मैंने दोबारा फिलअप किया। पता है मैं बगैर रुके इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दूंगा, 24। तो अब ये जो आखिरी सेंटीमीटर क्यूब बचेगा 25 सेंटीमीटर क्यूब वाला, इसे ऐड करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं हाउ वुड यू ऑब्टेन वन एक्यूरेट टाइटेशन रीडिंग। अब आप क्या करेंगे, 24 तक ऐड किया, 24 से 25 तक, 24 से 25 तक यू विल ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसे कहते हैं एक्यूरेट टाइटेशन रीडिंग। आपकी रीडिंग सही है, रिलायबल है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर आपसे बोलता है वन एक्यूरेट टाइटेशन रीडिंग लो बेटा, तो फिर आप इसको ऐसा करते हैं। और आपको याद होगा, ये तो खैर वन एक्यूरेट बोलता है, हम एएस के प्रैक्टिकल्स के अंदर हमेशा एक रीडिंग लेने के बाद इसी तरह का प्रोसेस करते थे, सिर्फ आखिरी सेंटीमीटर क्यूब वाले को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते थे, वरना बाकी सब सेम था। तो इसे कहते हैं एक्यूरेट टाइटेशन रीडिंग। और हाउ वुड यू श्योर कि आपकी रीडिंग सारी की सारी क्या है बेटा, रिलायबल है। ये दो अलग अलग बातें हैं, थोड़ा ख्याल रखेंगे। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। इसी में एक और चीज समझाता हूं आपको, तो वो जनरली समझा दूंगा, तो मुझे उम्मीद है फिर बाकी चीजों के लिए भी हो जाएगा वो। और वो है बेटा सपोज करो डी। आपको 1 मार्क का ये सवाल देता है। अच्छा, क्योंकि मैं ब्यूरिट बता रहा हूं, जरूरी नहीं ब्यूरिट के लिए ही हो, किसी के लिए भी हो सकता है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको एक बात दिमाग में जरूर रखनी है, वो कौन कौन से एपरेटस हैं जिनसे आप 2 दफा रीडिंग्स लेते हैं इनिशियल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ब्यूरिट की मेजरमेंट में हमेशा 2 दफा मेजरमेंट्स लेते हैं, इनिशियल और फाइनल। शुरू में कितना था, बाद में कितना। आप थर्मोमीटर की रीडिंग के अंदर 2 दफा रीडिंग्स लेते हैं, इनिशियल कितना था और फाइनल कितना। तो आप इसी तरह उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिकल बैलेंस के अंदर करते हैं तो भी आप यही करते हैं कि भाई मैंने बीकर विद मास किया, मास ट्रांसफर करने के बाद वापस मेजर किया, तो 2 दफा हो गया। ठीक है, बीकर के साथ मास और फिर सिर्फ बीकर का मास, तो 2 दफा हो गया। जहां जहां आप 2 दफा रीडिंग्स लेते हैं वहां पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है ना, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर ये क्यों किया इसने मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो, अच्छा वैसे तो आप लोगों को पता है बट फिर भी थोड़ा सा समझाता हूँ, जरा देखिएगा। एक ब्यूरिट की एग्जांपल दे देता हूँ और एक मैं आपको ना उसकी एग्जांपल दे देता हूँ थर्मोमीटर की, तो बात समझ में आ जाएगी। आपको पता है ना जो लीस्ट काउंट होता है ब्यूरिट का वो 0.1 होता है। क्या होता है, 0.1। सपोज करो अगर ये 0.0 है तो ये हो जाएगा 0.1, राइट। अच्छा, लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। अब आप सोचो अगर आपकी ब्यूरेट की रीडिंग इसके बीच में आ रही, यहां आ रही, तो मैं कह सकता हूं ये जो बीच वाली रीडिंग है बेटा ये 0.05 हो गई। एक अनसर्टेनिटी हो गई। अब वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है नहीं मालूम। अब अगर आप सेकंड यानी कि आप फाइनल रीडिंग लेते हैं तो दूसरी मर्तबा भी तो आपका ये यही यही सिचुएशन होगी। सपोज करो जैसे फॉर एग्जांपल ये इनिशियल था, आपका जो फाइनल वॉल्यूम था सपोज करो वो है 23.4 और 23.5 के बिल्कुल बीच में आ रही है। चलो ये आपकी इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ब्यूरिट से कितनी बार रीड किया एक वैल्यू लेने के लिए, 2 मरतबा। तो अगर मैं आपको बोलूं सपोज करो मुझे 20, मेरा जो टाइटर वॉल्यूम था वो था 23.4, 23.4, तो आप इसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, हाउ। तो आप क्या कहेंगे 0.05
इंटू 2, 2 दफा होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना था जो आपने लिया वहां से 23.4, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100, ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर का कोई सवाल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है थर्मोमीटर पे रीडिंग 0.2 होती है, यूजुअली 0.2 होती है। जो थर्मोमीटर की रीडिंग होती है वो होती है 0.2। सपोज करो ये है 5.0 और ये होती है 5.2, तो अब बताओ थर्मोमीटर की अनसर्टेनिटी 0.1 हो गई। सपोज करो आपका चेंज इन टेम्परेचर आया, आप गौर से देखिए, चेंज इन टेम्परेचर आपने निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, जो भी। सपोज करो वो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बोलेगा बताओ इसमें परसेंटेज एरर कितना है। तो आप सोचो अगर ये दोनों 0.2 है, ये है दो रीड जो जो मिनिमम दो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं वो 0.2 का, इसका मतलब है सेंटर वाला क्या हो गया 0.1। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे 0.1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप बस ब्यूरेट के साथ ये हरकत करेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एपरेटस बेटा जिसमें आप रीडिंग्स 2 दफा लेते हो उनकी परसेंटेज एरर ऐसे निकाले जाते हैं, क्योंकि उसमें परसेंट अनसर्टेनिटी 2 दफा आ रही होती है ना, एक दफा इनिशियल के लिए और एक दफा फाइनल के लिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे मुझे यकीन है कोई इशू नहीं हुआ होगा। देखें, अच्छा एक और चीज इसी तरह जो ये इसी में समझा देता हूं मैं आपको, इसी को आगे लेके चल लेता हूं ताकि थोड़ा हो जाए। आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ट्रांसफर करने के लिए जो एपरेटस यूज होता है वो पिपेट होता है। पता है उसका पूरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। तो कोशिश किया करो कि पूरा नाम लिखो। हाँ ना, उसका भरोसा नहीं है कभी। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अब आते हैं पार्ट डी, हो गया ना, पार्ट ई देखिएगा बेटा। ई, इसी टाइट्रेशन में एक्यूरेट मेजरमेंट apparatus, narrow neck, narrow neck apparatus बेटा, जिनकी नेक क्या हो, नैरो हो, वो सारे क्या होते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट apparatus। क्यों भाई, सरफेस एरिया कम होगा तो परसेंटेज एरर भी कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट apparatus है। अब यहां पे ना ओ लेवल्स और ए लेवल्स में एक चेंज है। यूजुअली ओ लेवल्स में आपसे एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस को वॉश करने का जब तरीका पूछा करता था बेटा, तो आप लोग 2 लिक्विड्स लिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो बेटा ब्यूरेट है, जैसे सपोज करो बेटा पिपेट है, सपोज करो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, एंड सो कोई भी ऐसा एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस, उसे वॉश करने के लिए आपको बोलता है क्या किया जाए। अच्छा अब मसला क्या है, तरीका ये है कि आप सबसे पहले डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करते हैं, ठीक है। जो तरीका है पूरी बात को समझिएगा, यूज डिस्टिल वाटर टू वॉश एपरेटस, पहली बात। दूसरी बात, रिंस with the solution, rinse with solution which have to be used या filled। सपोज करो जैसे आपको
अगर ब्यूरेट के अंदर, सपोज करो आपको ब्यूरेट के अंदर 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करने से पहले ब्यूरेट को वॉश कैसे करेंगे? पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, उसके बाद आप 0.2 मोल पर डीएम की सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश कर देंगे, जो आपने फिल करना है। अच्छा, अब यहां पे ना ए लेवल्स में एक छोटा सा काम करता है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है। वो आपको बोलता है नेम वन लिक्विड विच कैन बी यूज टू वॉश दैट एक्यूरेट मेजरमेंट apparatus। अब सवाल ये है कि अगर हमें दो ऑप्शन दिए जाएं फिर तो समझ में भी आता है, पहले जाहिर बात है उसकी गंदगियां साफ हो जाएं, फिर उसके बाद आप उसी सॉल्यूशन से उसको वॉश कर दें तो एरर्स वगैरह के चांसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये, अगर वो दो की जगह आपको कहे कि नहीं आप सिर्फ एक लिक्विड यूज करो जिससे ये वॉश होगा, अब क्या करेंगे? तो अब आप सिर्फ उसको प्रेफर करेंगे जो आपने फिल करना, तो यू विल यूज द सॉल्यूशन विच हैज टू बी फिल, इसे मत लिखना। अच्छा, अगर कभी बेटा आपसे कहे कि यार आप पे छोड़ दे, आपको बोले यार आप बताओ कैसे वॉश करोगे इसको, चीज़ों को कैसे काम करो, तो फिर तो आसान है, फिर तो आप दोनों पहले लिख दें डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर लिखने के बाद आप उसको लिख दें रिंस विद दैट सॉल्यूशन जो भी आपने फिल करना हो, उसी से आप उसको वो कर दें, रिंस कर दें। ये हो गया अबाउट टाइट्रेशन से। अब देखो, टाइट्रेशन जब आपसे पूछता है तो आपको, मुझे यकीन है आपको, जो आपने अपनी कोर केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब आसान है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। एंड पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं आपको बोलूँ इनका ख्याल रखो, वो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट, कलर चेंज, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह। सपोज करो अगर कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या करोगे? ग्लव्स यूज करोगे और आंखों में ना चले जाए, आई प्रोटेक्शन के लिए, सही है। इसके अलावा लैब कोट यूज करोगे, और अगर कोई, सपोज करो कोई पॉइजनस गैस वगैरह बन रही है आप पे किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसको फ्यूम कवर्ड के अंदर, उसको फ्यूम हुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेफ्टी वगैरह में आप छोटी छोटी बातें याद रखिएगा बेटा अपने से, उसके लिए कि जैसे पूछे वैसे, वो ये यूं समझ लो मुफ्त के मार्क्स बीच बीच में दे रहा होता है। ग्लव्स हो गए, लैब कोट हो गया, फ्यूम हुड या फ्यूम कबर्ड जिसे आप कहते हैं, आई ग्लासेस वगैरह, वो जो गोगल्स वगैरह पहनते नहीं है, सही, बड़े बड़े से देखे होंगे साइंटिस्ट के, वो बड़े बड़े से सही है, वगैरह वगैरह, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे, आपको अगर कोई आपका सपोज करो कोई सॉल्यूशन कोरोसिव है और मतलब उससे हाथ वाथ खराब हो सकते हैं, या किसी टाइटेशन करते वक्त कोई ऐसी टाइटेशन आप करें जिसमें आप चीज़ें रिलीज हो रही हो, तो ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया डाइल्यूशन, और मैंने आपको समझाया। बस टाइट्रेशन में मुझे लगता है मुझे आपको एक बात और बता देनी चाहिए तो वो आसान हो जाता है। देखो, आपको ना अभी भी बहुत आसान है, और चूंकि आपने ये चीज़ें कोर केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं तो मुझे उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा। सुनिएगा बात को, टाइट्रेशन के जो सवाल हैं वो आपको चार तरह से मिल सकते हैं, ठीक है, चार। एक तो हो गई सिंपल टाइट्रेशन जिसमें एसिड बेस हो, एसिड कार्बोनेट हो, वगैरह वगैरह। एक होती है आपकी सिंपल टाइट्रेशन, ठीक है, ये आपको आती है, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको पहले से पता होती है, ये सिंपल टाइट्रेशन। दूसरी चीज़ बेटा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। आपने एएस लेवल में रिडॉक्स टाइट्रेशन भी किया, आपको याद है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह, के MnO4 की टाइट्रेशन वगैरह, ये सब होता है ना, तो उससे हम बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये हो गई रिडॉक्स टाइट्रेशन बेटा। तीसरी चीज, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये भी आपने की हुई है, इसलिए याद है, वो यूं करके दो स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहते हैं, और इससे जो नीचे आता है वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को गिन रहे होते हैं कि ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होगा या टेम्परेचर होगा, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है।
इसके सवाल आपको मिलेंगे बेटा। पीएच टाइट्रेशन आपने पूरी कोर केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, A2 में तो आपको पता होगी पीएच टाइट्रेशन। अच्छा पीएच टाइट्रेशन उसी को बोल रहा हूं, कर्व्स याद है, कर्व्स कर्व्स ये वाले जी, ये वाले याद है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पीएच होती है, यहाँ वॉल्यूम होता है। तो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन और पीएच टाइट्रेशन के अंदर कर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सिंपल टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर बेटा वो आपने जो है वो कर्व्स वगैरह नहीं बनाने, वो डायरेक्ट हो जाता है वैसे ही। तो ये हमने एक पार्ट कवर करने की कोशिश की है। जाहिर बात है अगर आपको मैं पहले से बहुत सारी चीजें बता दूंगा ना, तो मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह पेपर डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने कोशिश की है कि हम टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जेटिक्स और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। फिर हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना ना, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन होंगी, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटा, हाफिज।